अस्सलाम वालेकुम। आपको एक मरतबा फिर से ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो ट्रांसमिशन जो है वो इसका टाइटल फ़ैसला आपका है, लेकिन अभी फ़ैसला जो है वो कुछ आज़ाद उम्मीदवारों ने करना है, कुछ मुस्लिम लीग नून ने करना है और पीपल्स पार्टी ने करना है। और ये जो अवाम ने फ़ैसला करना था वो तो हो गया है, लेकिन अब उससे जो अगली स्टेज है उसके लिए अभी जोड़ तोड़ इस वक्त जारी है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। किसी भी एक जमात को इस वक्त पाकिस्तान के इंतखाबात के बाद जो 2024 में हुए अक्सरियत हासिल नहीं है, और तहरीक इंसाफ है उसके हमायत याफ्ता बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए मामला ये है कि वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका बैठना मुश्किल है। मुस्लिम लीग नून और जो उसके साथ इत्तेहादी हैं उन्होंने बड़ी तादाद में नशिस्तें ली हैं, लेकिन वो अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी सीटें मुस्लिम लीग नून से कम तो हैं, लेकिन जो है वो इस वक्त वो जिसके वज़न में अपना जिसके पलड़े में अपना वज़न डालेगी वो जमात हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो ये बड़ी जो है वो ऐसा लगता है कि एक पेचीदा सूरत हाल है जिसका सामना है, और उसी के लिए मेल मुलाकातें हो रही हैं इस वक्त। काफ़ी आज भी बड़ा भरपूर दिन जो है वो गुजारा। आपसे कुछ देर पहले लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, उनकी मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी से। मुस्लिम लीग का MKM ने भी जो है वो मुस्लिम लीग नून से जो है मुलाकातें की। तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ वो आज एहतजाज भी कर रही है। उनके जो है वो कुछ लोग वहाँ पर गिरफ़्तार भी हुए। लेकिन आम सवाल ये है कि एक तो ये कि ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी है, क्या इससे हम निकल सकेंगे या नहीं, और अगले वज़ीर आज़म का फ़ैसला किस तरह से होगा, किस जमात से आएगा, क्या तरजीहात होंगी, और फिर जो भी हुकूमत बनेगी क्या जो मुल्क के इस वक्त मुआशी और सियासी मसाइल हैं उनसे उसको बाहर निकाल सकेगी या नहीं। मेरे साथ अभी इस वक्त जो है वो हमारे जो है वो को एंकर ट्रिब्यून के रिपोर्टर जनाब शहबाज राना साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, साबिक वफाकी वज़ीर। नवीद कमर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नवीद कमर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने भी बड़ा शानदार इलेक्शन जो है वो जीता, और आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर जिस तरह से जो है वो एक इलेक्शन लड़ा और फिर इलेक्शन जीता, यकीनन आप इस पर मुबारकबाद, आपकी पार्टी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। लेकिन अब कुछ बड़े सवाल हैं नवीद कमर साहब जिनका पीपल्स पार्टी को फ़ैसला करना है कि क्या यहाँ से आगे निकलने का रास्ता जो है वो क्या होना चाहिए, हुकूमत कैसे बननी चाहिए। आपकी क्या इस पर राय है? पार्टी के अंदर क्या सोच पाई जाती है कि यहाँ से आगे कैसे जाना है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बेसिकली किसी पार्टी के साथ, जैसे आपने कहा कि अपना कोई इतने नंबर्स नहीं है कि वो खुद हुकूमत बनाए, जो है तो एक कोलिशन ही बननी है। मेरा ख्याल नहीं कि कोई भी चाहेगा कि ये सारा का कॉन्स्टिट्यूशन कोई डेडलॉक हो जाए या नए इलेक्शंस में दोबारा चले जाएं। वो तो इस वक्त ना मुल्क ही अफोर्ड कर सकता है, ना जनरली मेरा ख्याल की पार्टीज भी कर सकती हैं। तो जो नंबर्स हैं इस वक्त हाउस में, उसके मुताबिक ही कुछ ना कुछ फैसला करना होगा, और उसमें सिनेरियोज जो हैं वो एक हद तक लिमिटेड हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN की डिस्कशंस चल रही हैं। जाहिर है कि दोनों पार्टीज ने अपने अपने जो हैं कैंडिडेट्स वो आगे किए हैं। अब वो किस तरह से फॉर्मूला बनता है वो तो नेगोशिएशंस के बाद ही आएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो PTI सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो किसी के साथ मिलकर कोई गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करें। इस वक्त उनकी कैंप में एक हद तक कंफ्यूजन ये चल रहा है कि क्लैरिटी नहीं है के लीडरशिप उन किसके पास है, और कौन अगर निगोशिएट करते भी हैं तो किसके साथ करेंगे। एक वो लॉट है जो कह रहा है कि हम किसी से भी बात नहीं करेंगे, और वो लॉट है जो कह रहा है कि नहीं, हम पॉसिबिलिटी PMLN के साथ तो नहीं लेकिन बाकी लोगों के साथ बात कर। तो लेट अस सी कि वो उनके यहाँ पहले इंटरनल ये क्लैरिटी आ जाए तो फिर कोई ऑप्शन उधर बनता है। नहीं तो आपके ख्याल में अब कोई राब्ता तहरीक इंसाफ से, देखिए एक तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं कि सियासत में कोई हर चीज़ हरफे आखिर नहीं होती, ये ज़ाहिर बात है, कहा जाता है, और अभी तक वो जो मौक़िफ़ है वही है। लेकिन कैसे बढ़कर कोई राब्ता हुआ है कोई तहरीक इंसाफ से, या ये जो आज़ाद लोग हैं? पब्लिकली तो खैर ऐसा कोई राब्ता पार्टी नहीं है। अब आई एम नॉट क्लियर कि कोई जो है
वो बिहाइंड द सीन्स बातचीत अगर चल रही है। चलें वो तो ठीक है, बट आपकी अपनी टेक क्या है, आपकी अपनी राय क्या है? और मैं ये नहीं कि आपसे पार्टी की राय पूछ रहा हूँ, आप अपनी राय बता दीजिए। आपके ख्याल में ये राब्ता होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, देखना चाहिए कि तहरीक इंसाफ की भी क्या ऑप्शंस हैं? एक दफा आप पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो फिर आपको जो है हर एक के साथ बात करनी चाहिए। ये तो एक बेसिक उसूल है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का। और जब किसी के पास इंडिविजुअली नंबर्स ना हो तो इनएविटेबली आपने किसी न किसी के साथ या गवर्नमेंट में बैठना है या अपोजिशन में बैठना है, उससे आगे तो नहीं है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस अगर आप देखें तो ज्यादा इतने नहीं है। पीपीपी पीएमएलएन लेड कोलिशन हो या पीपीपी और ये इंडिपेंडेंट्स बैक्ड बाय पीटीआई एक्सेट्रा, उसकी कोई कोलिशन हो, तो उससे आगे क्या ऑप्शंस है मुझे नहीं समझ में आता। तो फिर लेकिन कोई आप ऐसी सिचुएशन तो नहीं देख रहे जहां पर एक डेडलॉक हो जाए? क्योंकि ये 3 ब्लॉक्स हैं बड़े, तो हर कोई अपनी अपनी पोजीशन पर खड़ा रहे। इस स्टेज पे कोई भी नहीं चाहता कि एक डेडलॉक हो, बिकॉज डेडलॉक का मतलब फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा और उसके क्या नताइज निकलते हैं वो कोई फोर्सी नहीं कर सकता, लेकिन अच्छे नहीं होंगे। तो पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो और सियासतदान बैठे हैं सर जोड़ के, तो उन्होंने कोई ना कोई इसमें से राह निकाल के किसी फॉर्मूला पे अग्री करना होगा। अच्छा, राइट। मैं ज़रा शहबाज राना से पूछता हूँ, क्योंकि अभी सारे इशारे यही शहबाज मिल रहे हैं कि एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, और कुछ इसको PDM2 का भी नाम दे रहे हैं। बहरहाल जो भी नाम दें, हम जो एक स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, कोई उम्मीद लगा के बैठे थे कि IMF प्रोग्राम के अंदर जाना है, मतलब स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अब आपके ख्याल में क्या ये कैपेसिटी होगी, या अभी जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि वो ये जो मुआशी चैलेंजेस हैं इनसे निपट सके या इनसे डील कर सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रहमान साहब। एक तो मेरी तरफ से भी सैयद नवीद कमर साहब को मुबारकबाद। इनका नेशनल असेंबली में आना बहुत ही जी पार्टी की गवर्नमेंट हो, इनका जो कैबिनेट का पोर्टफोलियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई होप लाइक पास इस दफा इनको मेन स्ट्रीम में, जो पहले भी मेन स्ट्रीम में थे, कोई और ज्यादा ये जो एक आध वजारत है जिसके ऊपर अक्सर लोगों की नजर होती है, उस तरफ ये देखेंगे। ये हमारी ख्वाहिश है। और लोग नवीद कमर साहब जो है ये खुद बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं PDM की, जब गवर्नमेंट इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में इनका बड़ा रोल रहा था बिहाइंड द सीन्स। देखिए, ये जो स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ये सवाल नवीद कमर साहब से बेहतर इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। इस वक्त जो सूरत हाल है और हमारे पास इनके 16 माह का जो एक्सपीरियंस है PDM की गवर्नमेंट का, सैयद नवीद कमर साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चाहे गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सिलेक्शन का मामला हो, चाहे प्रेसिडेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, चाहे PSDB के जो फंड्स थे उनकी तकसीम का मामला हो, चाहे IMF के प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद हो, तो एक बड़ा ही एक मुश्किल इनका एक मुशावरत का एक अमल होता था, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती थी। और अब ये जो नई सूरत हाल इमर्ज हुई है, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि कोई भी जमात, चाहे वो PTI ही क्लेम क्यों ना कर रही है, वो अकेले हुकूमत नहीं बना सकती, कोई भी सर्कमस्टांसेस जाए। तो ये जो हमेशा जो प्रेसिडेंट जरदारी कहते हैं किंग मेकर का रोल, तो वो इफेक्टिवली इस वक्त वो किंग मेकर का रोल ना सिर्फ इनका बन गया है, और इनकी जो बार्गेनिंग की पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है। जो PMLN है वो अगर आज 78 सीट्स के ऊपर उनका क्लेम है, तो इसमें आपको भी पता है, हमें भी पता है, बहुत सारी सीटें जो है वो डिस्प्यूटेड है। एटलीस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में आप ये बात उस तरीके से नहीं कह सकते कि इनकी सीटें डिस्प्यूटेड है। एक आध के सवा मुल्तान के अंदर है या कुछ और एक आध कोई सीट हो, डोंट नो। मगर ये खैर रूटीन की प्रैक्टिस होती है। ये डिस्प्यूट्स हमेशा हमने देखा है, हर इलेक्शन के बाद एक फ्लड होता है जो इन पिटिशंस का आता है, और नतायज जो है वो चैलेंज होते हैं। मेरा ख्याल है 1-2 हल्कों को छोड़ के शायद सारे हल्कों के नतायज जो है वो चैलेंज हो जाते हैं। लेकिन इस दफा तो रहमान साहब जिस तरीके से स्वीपिंग चेंजेस आई है ना, वो उस पर बहुत सारे सवाल होते हैं। और अनलाइक पास जहां पे कभी 4 सीटों की बात होती थी, कभी 35 की, और उसमें ज्यादा क्लेम्स होते थे, यहाँ पे तो क्लियरली आपके पास फॉर्म 45, 47 की डिस्प्यूट्स आ रहे हैं। और ये हल करने में, क्योंकि लोग क्लेम करते हैं, उनके पास एविडेंसेस हैं, तो इसको हल करने में भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कमिंग टू योर पॉइंट के इसका जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन और जितनी भी ये डिले होता है,
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इस वक्त जितने भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिस साइड पे भी हो रहे हैं, आई होप कि अगले चंद दिनों में ये इस पे कोई ना कोई जो सूरत हाल है वो वाजे हो जाए। इसका वाजे होना इसलिए जरूरी है, नवीद कमर साहब को इस चीज का बहुत अच्छी तरह एहसास होगा कि जो IMF का प्रोग्राम है वो जो बिल्कुल अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। हमारे पास टाइम कम है। ये जो पिछला रिव्यू मुकम्मल हुआ है, जिसके बाद हमें $700 मिलियन की ट्रांच मिली थी, तो उसमें उसके अंदर उन्होंने एक छोटी सी एक एडजस्टमेंट भी की थी कि जो अगला अभी रिव्यू होना है, इसके बोर्ड की डेट में थोड़ी सी एक्सटेंशन की थी, लेकिन फिर भी ये प्रोग्राम तो ये खत्म हो जाएगा एंड ऑफ मार्च इफेक्टिवली। वैसे तो 15 या 14 अप्रैल तक इसका टाइम है। अच्छा। उसके बाद प्रोग्राम को आपने नेगोशिएट करना है। और आज आप खड़े कहाँ पे हुए हैं रहमान साहब? हमारे पास $8 अरब के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। तमाम तर चीजों को रोकने के बावजूद भी, जो हम रोक सकते थे इंपोर्ट्स की मद में, फिर भी हमारा कोई ऑन एन एवरेज $4.5 अरब का हमारा दरामदात का माहाना बिल है। तो हमारे पास जो कर्ज है वो 2 माह की दरामदात के बराबर भी नहीं है। हमने बड़ी मुश्किल से एक्सचेंज रेट को, रुपए को इस्तेहकाम दिया है। हमने बड़ी मुश्किल से एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी पैदा की है इकोनॉमी के अंदर। उसमें मिलिट्री का अपना रोल था, SIFC का अपना रोल था, IMF के प्रोग्राम का अपना रोल था। ये सारी चीजें ने मिलकर एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा किया जहां आप ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते कि आप इसमें से कोई भी एक वीक सिग्नल दें, वीक गवर्नमेंट बने या गवर्नमेंट बनने में ताखीर हो। इसमें से कोई भी अगर चीज होगी, तो जितनी भी चीजें मैंने आपको गनवाई है, ये वन बाय वन ये गिरना शुरू। तो इस वक्त हम वीक गवर्नमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन नवीद कमर साहब, अब बननी तो मखलूत हुकूमत है। सो क्या आपके ख्याल में ये कैपेसिटी होगी मखलूत हुकूमत की कि वो ये जो आगे के मामलात हैं इनको चला सके, या बननी चाहिए फिर मखलूत हुकूमत? देखिए, उसके बाद अल्टरनेटिव क्या है? अगर मखलूत हुकूमत नहीं बनती तो क्राइसिस है, और क्राइसिस के बाद तो आप जो सिनेरियो इस वक्त पेंट कर रहे हैं उससे भी ज्यादा घिनौना सिचुएशन है। तो सबको पता है कि एक नेशनल नीड है कि एक फॉर्मूला वर्कआउट हो, जिस तरह से भी होता है इट हैज टू बी डन। तो वो तो कोई चॉइस ही नहीं है जो आप कह रहे हैं कि जी मखलूत नहीं हो और एक क्राइसिस बन जाए। अच्छा। तो उस सिनारियो में अब कौन कितना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, ये तो नेगोशिएटिंग स्किल्स की बात होती है। अच्छा, मैं नवीद कमर साहब ज़रा साथ रहिएगा, हमें एक ज़रा ये ब्रेकिंग न्यूज़ है उसकी तरफ जाना है। लाहौर से 9 मुंतखब रुकन कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो थे लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं, और ये लाहौर से उन्होंने इंतखाब जीता था। और वसीम कादर ने मरीम नवाज़ शरीफ से मुलाकात की है। अब से कुछ देर पहले ये मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के बाद उन्होंने मियां नवाज़ शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। ये 9 मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और उन्होंने अपना वीडियो बयान जो है वो जारी किया है, जिसमें आपको मरीम नवाज़ उनके साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है। अब से कुछ देर पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात हुई। अच्छा नवीद कमर साहब, आप इनको किस तरह से देखते हैं? अब ये तहरीक इंसाफ के लोग भी अब नून लीग के अंदर जो है वो जा रहे हैं, तो ये जो आज़ाद उम्मीदवार है, हमने इससे पहले भी देखा 2-3 और भी नाम सामने है, तो इनका रुझान मुस्लिम लीग नून की तरफ ज़्यादा लग रहा है। देखिए, मुस्लिम लीग नून तो अपने बैकयार्ड में ही जो है वो लोगों को देख रहे हैं, तो ये दैट्स नॉट सरप्राइजिंग कि पंजाब में या लाहौर में कोई शख्स अगर इंडिपेंडेंट है और लेकिन अपनी रूट्स को छोड़कर कहीं और जाना चाह रहा है, तो इनएविटेबली वो इस तरफ जाएंगे। बाकी सूबों में पर्टिकुलरली सिंध में तो देयर इज नो इंडिपेंडेंट, तो उस लिहाज से कोई नेशनल असेंबली में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। बलूचिस्तान में कुछ हैं सीटें, लेट अस सी बट एट द एंड ऑफ द डे ये सिनेरियो कितना भी आगे हो या कुछ लोग ज्वाइन भी करेंगे विच इज इनएविटेबल, लेकिन फॉर्मूला तो फिर भी वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि इतने लोग तो नहीं ज्वाइन करेंगे कि PMLN जो है वो ऑन इट्स ओन कोई हुकूमत बना सके। इट्स अ लॉन्ग वेज टू गो। तो जो सिनेरियो हम डिस्कस वो बहरहाल वैसा ही रहता है। लेकिन आपके ख्याल में क्या
इनको लेना चाहिए? देखिए अब ये क्या होगा या नहीं होगा वो एक अलग डिबेट है, लेकिन नवीद कंवर साहब, क्या ये आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई की हिमायत से जीते हैं, जो ये कहते रहे हैं कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, क्या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून को उनको लेना चाहिए? देखिए, अगर प्योरली मॉरल ग्राउंड्स पे आप देखते हैं तो प्रोबेबली नहीं लेना चाहिए। और आप जो लोगों ने क्रॉस ओवर किया और उसको पब्लिक ने भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंस ही होती है कि हर पार्टी जो है अपने बढ़ाना चाह रही है, ताकि एक तो रिजर्व सीट्स जो हैं उसमें उनको कुछ थोड़ी बहुत फौकियत हासिल हो, और अल्टीमेटली जब कोलिशन बने तो उनके नंबर्स। मैं सर एक जरा ब्रेक पर जा रहा हूँ, नवीद कंवर साहब और शहबाज राना मेरे साथ हैं, एक ब्रेक ले रहे वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। ट्रांसमिशन हमारी जारी है और ये जो सियासी जमातें अब सर जोड़कर बैठी हैं, एक पॉलिटिकल स्टेलमेट इसको भी कहना तो नहीं चाहिए, अभी तो मामलात शुरू हुए हैं, लेकिन क्या वो इससे निकल आएंगे या नहीं निकलेंगे और फिर आगे यहाँ से किस तरफ जाएंगी चीज़ें। शहबाज राना और सैयद नवीद कंवर साहब मेरे साथ हैं। नवीद कंवर साहब, जो बात हो रही थी हमारी मखलूत हुकूमत के हवाले से कि क्या मखलूत हुकूमत जो भी आती है, चाहे उसमें लीड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है या मुस्लिम लीग नून करती है, क्या उसके अंदर कैपेसिटी होगी कि ये कोई जो सख्त फैसले करने हैं, और नॉट जस्ट हमारी कोई IMF के साथ मामला आते हैं, उसके अलावा आपका निजकारी वाला मामला है, जो प्राइवेटाइजेशन के इश्यूज़ हैं वो भी पेंडिंग है। हमने देखा वो ये निगरान हुकूमत नहीं उनको कंक्लूड जो है वो कर सकी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हो सकेंगी? देखिए, पहली चीज तो ये है कि अगर आप कोalition गवर्नमेंट का वो एग्जांपल ले रहे हैं जो पिछली बारी थी, तो उसमें भी अगर कोई डिफरेंस था तो वो विद इन PMLN था, अदरवाइज कोalition होने की वजह से चीजें रुक नहीं रही थी। और पॉलिसीज पे एक करेक्ट स्टैंड लेना जो है वो बहुत जरूरी होता है, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। तो पीपल्स पार्टी कभी मुश्किल फैसले करने से घबराती नहीं है। तो उस लिहाज से आई थिंक इट डिपेंड्स के लीडरशिप जो है वो क्या पोजीशन लेती है। अगर कहीं कहीं लास्ट टाइम जैसे हुआ था कि एक फैसला करके फिर रिवर्स करना, फिर करना, फिर रिवर्स करना, उससे नुकसान होता है ना। एक दफा आपने कर लिया, कड़वा घूंट पी लिया, तो देन यू गो अलोंग विद इट। लेकिन सर वो कोलिशन में मसला वही आता है जो PDM की हुकूमत को आया, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, आपको हर एक को राजी रखना पड़ता है। बट डू यू थिंक अगर कोलिशन गवर्नमेंट हो वो पीपल्स पार्टी PMLN से बेहतर अगर लीड करे तो बेहतर मामलात को चला सकती है? नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट तब बेहतर कर सकती है अगर कंसेंसस हो जाता है इश्यूज पे, तो फिर तो यू हैव अ ब्रॉडर कंसेंसस बियॉन्ड वन पार्टी, तो उस लिहाज से वो बेहतर होता है। हाँ, उनको राजी करना, मनाना जो है वो जरूर पड़ता है, आपको मुशावरत जो है वो कंटिन्यूअसली रखनी पड़ती है टू कीप एवरीबॉडी ऑन बोर्ड। अगर आप सोलो फ्लाइट करेंगे तो फिर तो ये नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पिछली गवर्नमेंट में भी मसला कोलिशन पार्टनर्स का नहीं था। आई डोंट थिंक ये जो मुश्किल फैसले थे उस पे पार्टनर्स ने इतना रेजिस्ट किया, उनके अंदर से जो रेजिस्टेंस था उसकी वजह से ये डिलेज। ठीक है। अच्छा शहबाज, अब हो ये रहा है कि सूबों के अंदर मजबूत हुकूमतें आ रही हैं, मतलब सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मजबूत होगी, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मजबूत हुकूमत होगी, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत मजबूत होगी, बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़रा मिल मिला के काम जो है वो चलाना पड़ेगा। आपके ख्याल में ये जो जिन डिसीजंस की हम बात कर रहे हैं और जो अगली हुकूमत की मजबूरी होगी ये फ़ैसले लेना, क्या ले सकेगी? इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट वो कहते हैं हमने पहले बहुत चुकाई है, तो क्या पॉलिटिकल कॉस्ट इस मरतबा भी अटैच होगी? जबकि सूबाई हुकूमतें मजबूत होंगी, वफाकी हुकूमत मखलूत होती है, कमज़ोर होती है, और फिर इतने कोलिशन पार्टनर्स होते हैं। रहमान साहब, ये बहुत ही अहम नुकता है और मेरा ख्याल है कि अभी इसके ऊपर खास ज़्यादा कोई डिबेट इस पॉइंट के ऊपर नहीं हुई। देखिए, अगर आप IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो अब कोई भी जो IMF का प्रोग्राम होगा वो सूबों की सपोर्ट के बगैर वो मुकम्मल नहीं हो सकता। और अब 4 सूबों में अगर कम से कम अब एटलीस्ट लग ऐसे रहा है कि अगर
दो सूबों में एक आपका बलूचिस्तान और सिंध, वहां पे शायद पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है, और बाकी दो सूबों में बिल्कुल दो अपोजिट पार्टीज हैं, एक पीटीआई है और एक पीएमएलएन है, और वफाक की अभी क्लैरिटी नहीं है। तो कल जब आईएमएफ का प्रोग्राम नया नेगोशिएट भी होगा और साइन होगा, और जब उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी, तो फिर क्या चारों सूबे जो है वहां पे बहुत ही एक डिफरेंट किस्म की हुकूमतें होती हैं, वो उस प्रोग्राम को फुली सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये सवाल जो है आईएमएफ के सामने भी खड़ा होगा। ऑल्दो जब पिछली दफा पीटीआई की हुकूमत थी, उसकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो भी थी, उन्होंने फिस्कली बिहेव टू द एक्सटेंट यहां तक किया था कि जहां पे आईएमएफ को कोई सपोर्ट, कोई उनको अश्योरेंस करवाने की जरूरत पड़ती थी, तो वो करवा देते थे पब्लिकली, जो मर्जी वो कहते रहे। वो उनका एक डिफरेंट व्यू था। एक ये चीज इस पे डिटरमिन करेगी। दूसरा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड है, और मेरा ख्याल नवीद कमर साहब अगर कमेंट इस पे करना चाहें, वो इशू है निजकारी का। वो इशू ये है कि आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद ये बात कह चुके हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में कामयाब नहीं हुई, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे। समहाउ उनकी बात में वजन है, लेकिन पीएमएलएन भी प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, अगले आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन एक अहम जुज हो सकता है। तो उस सूरत हाल में फिर ये जो अलायंस पार्टनर्स होंगे, अगर ये बन जाते हैं तो ये क्या करेंगे, ये एक सवाल है। नवीद कमर साहब खुद रह चुके हैं प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर 2008 के बाद, तो इनको बेहतर अंदाजा है कि वहां पे क्या सूरत हाल और क्या नहीं हो सकता। खास तौर पर जो पीआईए है, जो एक काफी एडवांस स्टेज के ऊपर, एटलीस्ट जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी अप्रूवल्स की और बाकी चीजों की, उस हद तक चीजें काफी एडवांस स्टेज के ऊपर गई हुई है। इसके ऊपर एक पब्लिक पोजीशन ली हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि उसकी निजकारी के खिलाफ है। इसके ऊपर ये क्या लोग करेंगे। तो जब 5 हुकूमतें बनेंगी और 5 में कम से कम 3 जगहों पे मुख्तलिफ हुकूमतें होंगी, वो कैसे मिलके बैठेंगे, वो एक चैलेंज, और कोलिशन पार्टनर्स का दूसरा चैलेंज। तो ये जो भी हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है। और ये बात जो लोग कह रहे हैं, ये गलत नहीं है कि हुकूमत लेना एक चैलेंज है, अपोजिशन में बैठ के वो चैलेंज को और ज्यादा एग्रावेट करना शायद ज्यादा आसान होगा। अच्छा, मैं नवीद कमर साहब, ये निजकारी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आपके इस पर क्या थॉट्स है? क्योंकि मुझे याद पड़ता है, मैं बिलावल भुट्टो से कुछ दिन पहले इंटरव्यू में भी ये मैंने पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि निजकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में से उनका जो आगे का रास्ता है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ही है। देखिए, जाहिर है खैर पीपल्स पार्टी ने अपने टाइम्स पे भी प्राइवेटाइजेशन की है, तो ये नहीं है कि बिल्कुल कोई इतना आइडियोलॉजिकल डेडलॉक है उस इशू पे। लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो ज्यादा एक मौसर तरीक़ाकार साबित हुआ है। जो इन रिसेंट टाइम्स आपने देखा कि सिंध में पर्टिकुलरली हुई है, थरकोल का देख लें, वहाँ के पावर प्लांट्स देख लें, जबकि जो आउटराइट प्राइवेटाइजेशन है उसमें जो हिकअप्स आए हैं वो अभी तक जो है वो लिंगर कर रहे हैं। तो ये तो ज़रूर बात दुरुस्त है कि पब्लिक सेक्टर में अब इनमें से कुछ चीज़ें इस तरह से नहीं चल सकती जैसे कि माजी में शायद चलती हूँ, लेकिन आज हमने उसका ऐसा फॉर्मूला बनाना होगा जो कि एक्सेप्टेबल हो अक्रॉस द बोर्ड। ये जो ख्याल है कि जी हम उजलत में प्राइवेटाइजेशन कर पाएंगे बस हाथ उससे जान छुड़ाने के लिए, वो वाला जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल ही काउंटर प्रोडक्टिव होगा। आपने देखा पीआईए के लिए कितना तबदो हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि इतना जल्दी आप कोई प्राइवेटाइजेशन कर भी नहीं सकते। यू हैव टू हैव एवरीबॉडी ऑन बोर्ड। आपको लेबर यूनियंस के साथ बैठ के नेगोशिएट करना पड़ता है, आपको बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ देखना पड़ता है, प्रोविंसेस जहाँ पे ये अफेक्ट होते हैं उनको ऑन बोर्ड आपको लेना पड़ता है। तो ये सोच लेना कि जी बस बेचना ही तो है कोई। लेकिन नवीद कमर साहब, एक इकोनॉमिक विजन का डिफरेंस तो होता है। देखिए, अब कुछ मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर पीएमएलएन आपकी जो 16 महीने की हुकूमत आई, पीडीएम में जब आप थे, साथ उनके आप बैठे अलाइड पार्टनर के तौर पे, तो पहले मिफ्ता साहब आए, इसहाक डार साहब आए। मुझे नहीं पता उनके इकोनॉमिक विजन से आप किस हद तक एग्री करते हैं, अगरचे अगर मैं रिसेंट स्टेटमेंट्स बिलावल भुट्टो की उठा के देखूँ तो ऐसा लगता है नहीं करते। डार साहब आपके साथ आए थे जब वो थोड़ी देर के लिए 2008 के बाद जो है वो आए थे गालिबन, तो उस वक्त भी जो है वो साल ही बस वो ठहरे थे, उसके बाद वो भी जो है वो चले गए थे। नहीं, कुछ महीने रुके थे। तो ये जो इकोनॉमिक विजन है, ये तो ऐसा लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ देख रही है, मुस्लिम लीग नून दूसरी तरफ देखती है, चलाने का तरीका भी जो है वो डिफरेंस है। तो मखलूत हुकूमत में ये कैसे चलेगा?
नहीं तो जाहिर है कि फिर आपने ऐसे वो बनाना होगा पॉलिसीज जिसमें दोनों साइड्स के व्यू पॉइंट जो है वो अकोमोडेट हो ना। और वो कोई इतना मुश्किल नहीं है काम, अगर आप बैठ के मशावरत से हर काम करें। लेकिन अगर वन मैन शो करेंगे तो फिर तो जाहिर है कि डेडलॉक से पैदा होंगे। सो हर एक समझता है कि नीड ऑफ द आवर क्या है। इस पे मेरा ख्याल है कि जो प्रॉब्लम है उस पे आपको ब्रॉड कंसेंसस मिलेगा सॉल्यूशंस पे, और सॉल्यूशन से भी ज्यादा सॉल्यूशन की तरफ किस तरह से जाते हैं उस पे ज्यादा वो ठीक है। मैं जरा एक और खबर दरमियान में आ रही है नवीद कमर साहब, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ बिलावल हाउस के लिए रवाना हो गए हैं और ये टास्क इनको दिया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। अभी बताया जा रहा है कि इनकी वहाँ पर मुलाकात होगी, बिलावल भुट्टो भी इस मुलाकात में मौजूद होंगे और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी इस मुलाकात में मौजूद होंगे। इन दोनों के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात होने जा रही है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ अब से कुछ देर पहले बिलावल हाउस के लिए रवाना हुए हैं। यह सिलसिला पूरे दिन आज चलता रहा है, मुस्लिम लीग नून मुलाकातें कर रही है। इससे पहले एमकेएम से भी मुस्लिम लीग नून के वफ्द की जो है वो मुलाकात हुई, लेकिन सबसे बड़ा पार्टनर जो है वो को अगर हुकूमत साजी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात के लिए आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ बिलावल हाउस अभी जा रहे हैं। शहबाज, मैं ज़रा इस बहस को अब समेटना भी है, लेकिन ये जो मईशत से जुड़े मामलात हैं, हमने देखा कि वज़राए ख़जाना जो है वो कहीं और से आते रहे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब थी, पार्टियों का बहुत कम लेना देना, ऐसा लगता है कि पार्टियों ने ख़ुद अपने आप को जो है वो डिस्टेंस करना शुरू कर दिया है जो मुआशी मामलात हैं। क्या आपको लगता है कि आगे ये कोई तरजीहात में शामिल नहीं है, इसी तरह से मामलात जो है वो चलेंगे, जबकि पार्टियाँ जो हैं वो बाहर के लोग आकर जो पार्टियों के अंदर नहीं हैं वो मईशत के मामला चला रहे हैं, या फिर आपको ये जो लॉट अभी आ रही है लोग होंगे जो आगे आकर मामलात को संभालेंगे? देखिए रहमान साहब, मैं 18 साल से ये कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कवर, और फ्रैंकली जितने भी इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर्स आए और इंक्लूडिंग वन गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मैं तो कोई इतना ज्यादा उनसे इंप्रेस नहीं हुआ। जो एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी किसी एक इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर ने दी थी वो डॉक्टर हफीज शेख साहब ने दी थी। उनका एक अपना मिजाज था काम करने का, वो चीजों को समझते थे। उसके अलावा बाकी कोई ज्यादा इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। इवन के जो बैंकर्स भी फाइनेंस मिनिस्टर्स आए वो कभी भी इंप्रेसिव नहीं रहे। टेक्नोक्रेट चाहे पाकिस्तान से ले लें आप, चाहे बाहर से ले लें, वो इंप्रेसिव नहीं रहा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि क्या इन पार्टीज के पास लोग हैं, क्यों नहीं है लोग इन पार्टीज के पास लोग। जो मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है, ये जो पॉलिटिशियंस टर्न फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, ये इनके अंदर पॉलिटिकल विजडम होती है, इनके अंदर कम से कम दिल होता है, इनको लोगों का थोड़ा बहुत दर्द होता है। आपको ज्यादा दर्द इसलिए महसूस है, कुछ मजबूरी में भी फैसले करने पड़ जाते हैं और ये लोग करते रहे हैं। तो ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए जो पॉलिटिशियंस हो। क्यों नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास फाइनेंस मिनिस्टर? है नवीद कमर साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, क्या ये फाइनेंस नहीं बन सकते? ये रहे हैं। क्या सलीम मानी वाला साहब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते? क्या इनकी पार्टी में और लोग फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते? इसी तरीके से अगर आप नून लीग की गवर्नमेंट आ जाती है, सागदार साहब मौजूद है, पार्टी का जो भी उसके ऊपर व्यू हो पार्टी जानती है। बिलाल कियानी मेरा ख्याल शायद जीत गए, यानी जीत गए। वो एमओएस एक अच्छे हो सकते हैं, उनको ट्रेन किया जा सकता है फॉर फ्यूचर फाइनेंस मिनिस्टर। हमें अपने लोग चाहिए, पॉलिटिकल लोग चाहिए। ये जो बाहर से आते हैं, जितना नुकसान साबिक गवर्नर डॉक्टर रजा बाकिर ने किया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, फ्रैंकली उतना किसी और गवर्नर नहीं कर सका पिछले 20 साल। चलो मेरे पास अब 1 मिनट है, मैं जरा नवीद कमर साहब से पूछ लूँ। नवीद कमर साहब, क्यों इंपोर्ट क्यों करने पड़ते हैं हमारे जो पार्टीज हैं इनको फाइनेंस मिनिस्टर्स? लेकिन मैं शहबाज से अग्री करूंगा कि हमें पॉलिटिकल फाइनेंस मिनिस्टर्स हमेशा बेहतर रहते हैं कि उनका हाथ लोगों के नफ्स पे होता है। अगर लोगों का रिएक्शन भी जो आता है उसको कॉम्पनसेट करने के तरीके भी उनके पास होते हैं। जो बाहर से आता है उसको दोबारा से वापस उन इंस्टीट्यूशन की तरफ जाना होता है, उसने उन इंस्टीट्यूशंस को खुश ज्यादा करना होता है, पाकिस्तान के अवाम को नहीं। सो दैट इज नॉट अ फॉर्मूला टू फॉलो।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे इस घंटे में और शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे। इंतखाबात के बाद अभी ये खबरें धड़ाधड़ आ रही हैं, मुलाकातें हो रही है बहुत सारी, अभी भी मुलाकातें। अभी आपसे कुछ देर पहले खबर आई कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं बिलावल हाउस और वहाँ पर आसिफ जरदारी और बिलाल भुट्टो के साथ मुलाकात करेंगे। ऐसा लगता है कि कोई पावर शेयरिंग फार्मूले पर कहीं ना कहीं पर इत्तफाक जो है वो इनका हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी है जिसने आज एहतजाज किया है जो रिज़ल्ट्स आए हैं उनके ख़िलाफ़ और उनके हवाले से। तो ये मामलात आगे क्या रुख इख्तियार करेंगे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का फ़ैसला होना है और बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि ये अगले 5 साल का फ़ैसला है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस होंगी और फिर वापस आएंगे हमारी ट्रांसमिशन जारी। वेलकम बैक इस ट्रांसमिशन में। और इंतखाबात के बाद मेल मुलाकातें जारी हैं। अब एक अहम मुलाकात हो रही है, शहबाज शरीफ बिलावल हाउस पहुंचे जहां पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से उनकी मुलाकात हो रही है। दूसरी तरफ इससे पहले भी आज MQM के वफ़द की भी मुलाकात हुई, मुस्लिम लीग काफ भी मुलाकातों में शामिल है। तो ये जो आगे का जो लाहा अमल है कुछ बनाने की ये जमातें कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ एहतजाज भी कर रही है रिज़ल्ट्स को लेकर। मुख्तलिफ़ शहरों में आज तहरीक इंसाफ ने एहतजाज भी किया। तो ये जो डेवलपिंग सिचुएशन है इस वक्त, इसी पर बात होगी इस घंटे में भी। और मेरे साथ आमिर अहसान साहब हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर अफनान उल्ला साहब मुस्लिम लीग नून से वो हमारे साथ मौजूद होंगे और शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ शुएब शाहीन साहब से कर लेता हूँ। इनके को गिले शिकवे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शुएब शाहीन साहब, हमें मालूम है ये जिस दिन से रिज़ल्ट वाला इशू है उस दिन से चला है, लेकिन अभी आपके रिज़ल्ट के हवाले से जो NS47 का मामला है क्या बताया जा रहा है आपको, कहाँ पर मामलात खड़े हुए हैं? देखें जी, हमारा रिजल्ट फॉर्म 45 के मुताबिक 100% रिजल्ट हमारे पास मौजूद है और जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने जो हमें फॉर्म 45 दिया ड्यूली साइंड और थंब इम्प्रेशन के साथ, उस कंसोलिडेटेड रिजल्ट के मुताबिक 1,04,570 वोट मैंने लिए, तकरीबन 51,000 वोट लिए तारिक फजल चौधरी साहब ने और बाकी लोगों ने उसके बाद है। उसमें मुस्तफ़ा नवाज खोकर पीपल्स पार्टी के अब्दुल हसन, दैयर बुखारी के भाई, जमात इस्लामी के और तहरीक लब्बैक के मेन कंटेस्टेंट्स शामिल थे। लेकिन उसके बाद यानी एक डिफरेंस जो है वो 53,000 का है। और रात को जब ये सारा कुछ हो गया और हमने जा करके उनको आरओ को बताया जी फॉर्म 47 जारी किया जाए, तो उसने कहा जी अभी थोड़ी देर में कर देता हूँ। हम चले गए और हमने अपने बंदे बिठा दिए। बाहर एक स्क्रीन लगी हुई थी और स्क्रीन के ऊपर जो रिजल्ट आ रहे थे वो उन्होंने थोड़ी देर बाद तब्दील होना शुरू हो गए। यानी पूरे मीडिया ने दिखाया कि मेरी कितनी बड़ी लीड चल रही है, यानी 46,000 की लीड तक तो वो दिखाते रहे। और उसके बाद जैसे आपको पता है 12-1 बजे के बाद सारा प्रोसेस स्टॉप हो गया और स्टॉपेज ऑफ प्रोसेस में मेरा भी मसला स्टॉप कर दिया उन्होंने। फिर स्क्रीन पे जब रिजल्ट आने शुरू हुआ तो मैंने बंदे जो बिठाए हुए थे, क्योंकि मैंने अपने दफ्तर में सेक्रेटरीट बना लिया था कि जो फॉर्म 45 का रिजल्ट आता जाए तो हम उसको कंसोलिडेट करते चले जाएं जिस तरह उसने करना है। तो ये शुएब शाहीन साहब कितने ऐसे हल्के हैं, वो डिफरेंट नंबर्स हैं, को बातें हो रही हैं 180 तहरीक इंसाफ कह रही है, 170 कह रही है। आपके ख्याल में अभी आपकी जो सीटें हैं, जो ये कहा जा रहा है 92 ऐसे हैं इंडिपेंडेंट जो तहरीक इंसाफ से हैं, तो ये टोटल नंबर आपके ख्याल में कितने हल्कों में जो है वो इस तरह से मामला है फॉर्म 47 का? सर बहुत है। मुझे यानी अभी डेरा गाजी खान से, कराची से, लाहौर से, पूरे पाकिस्तान से, मैं अपनी बात जरा सा एक आधे मिनट में बात खत्म कर दूं। मेरा फर्क है 53,000, मेरा अपोनेंट जो वोट ले रहा है वो 51,000 और वही ने इस सारे प्रोसेस को एक्सेप्ट किया और माना और मुझे मुबारकबाद दी। वही फॉर्म 45 है जमात इस्लामी के पास, वही फॉर्म 45 है तहरीक लब्बैक के पास, वही फॉर्म 45 है जमात इस्लामी के पास और बाकी कैंडिडेट्स के पास। और उसकी रोशनी में मेरी जो पोजीशन है वो दैट इज द सेम। अब उसका तरीकाकार इन्होंने ये किया कि आरओ ने वो मेलाफाइडली उस रिजल्ट को चेंज कर दिया और हमने उधर धरना दिया और सब कुछ करने के बावजूद उन्होंने मुझे 17,000 वोटों से हरा दिया। और उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन में गए और इलेक्शन कमीशन ने आज वो रोक दिया और प्रोसेस कंसोलिडेशन भी रोक दिया और इनको तलब कर लिया। और अच्छा, अब मुझे जरा, क्योंकि सर ये तहरीक इंसाफ को कुछ और भी डिसीजंस करनी है, तो क्या ये तमाम जो आज़ाद हैं अब इनके हवाले से क्या सोचा है? क्या ये अपनी पार्टी बनाएंगे, किसी और पार्टी में शामिल होंगे,
क्या ये इसके इनके पार्लिमानी मामलात पर अब तहरीक इंसाफ क्या करने वाली है? अब इस पे हमारी सोच गौर ख़ौज हमारा जारी है। हमें लीगल वे आउट है वो निकाल के आपको बताएंगे बट जल्दी। लेकिन उससे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो फॉर्म 45 के तहत जीते हुए लोग हैं, जिनको मेलाफाइटली और बंदीयती पे मबनी उन्होंने उनको हरा दिया है, उसको फौरी। लेकिन सर वो इसका हल कोई आपको जल्दी निकालना पड़ना है। वो आपके तो लोग इधर उधर जाना शुरू हो गए हैं। वसीम कादर जीते थे 121 से, वो चले गए हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर। तो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाए। नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। जैसे आज रिजल्ट उन्होंने प्रोसेस रोक दिया है इलेक्शन कमीशन ने, और इस तरह के 14-15 बाकी लोग थे उनको भी। सर पीपल्स पार्टी के साथ बैठ सकते हैं, बात हो सकती है पीपल्स पार्टी से? मेरी राय में तो नामुमकिनात में से है। हम इसको कलेक्टिव डिसीजन तो खैर मैं नहीं कह सकता, ये मेरी पर्सनल राय है। इसलिए कि अगर हमने इसी तरह के लोगों के साथ बैठना था जिनके खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ा, जो इस वक्त हमारी सीटों के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, जो इस तरह के फोर्जरी में मुलव्वस है, जिसने इधर करप्शन करके पैसा मुल्क से बाहर इकट्ठा कर लिया, खा वो नून हो या पीपल्स पार्टी हो, जिनके खिलाफ हमारा नैरेटिव था और हम उनके खिलाफ जीते हैं। तो आज अगर उनके साथ ही हुकूमत बनानी है तो फिर ऐसे। लेकिन असेंबली में तो जाएंगे ना, क्योंकि खान साहब तो जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून थे तो खान साहब तो 16 महीने असेंबलियों से बाहर आ गए थे, तो असेंबली में तो जा रहे हैं। रहमान अजहर साहब, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। अगर ये हमारे फॉर्म 45 वाला इशू क्लियर कर देते हैं और हमारा नोटिफिकेशन कर देते हैं तो हमें तो किसी से बात करने की भी जरूरत नहीं। देखें, लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, ये पब्लिक का राइट है, ये लोगों का बुनियादी हक है। को जिसको हक की हुक्मरानी देना चाहे, जिसको नुमाइंदगी देना चाहे, ये उनका राइट है। नहीं सर, आप अकेले तो हुकूमत नहीं बना सकते। अगर आप लेट्स से आपके इस वक्त तहरीक इंसाफ बना सकते हैं। अच्छा नहीं सर, देखिए अगर तहरीक इंसाफ को एज ए पार्टी इस जो है वो मान लिया जाए, मखसूस नशिस्तें में मिल जाए, तो फिर किस तरह से तहरीक इंसाफ वो जो नंबर है 169 वाला, कैसे उस नंबर तक पहुंचेगी सर? बिल्कुल पूरा होता है, मखसूस नशिस्तें शामिल करते हैं। इस वक्त भी नॉट लेस देन 150 प्लस हमारी सीटें आती हैं। आप पढ़ लें, देख लें, सारा मीडिया बता रहा है। PMLN ने जो सीटें हमसे छीनी है वो 15 सीटों से ज्यादा नहीं आ सकते। MQM ने जो सीटें हमसे छीनी है वो एक सीट शायद बचाने में कामयाब हो जाए, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। पीपल्स पार्टी ने हमारी सीटें छीनी है सबके सामने। लेकिन ये तो आपको तब पता चलेगा कि जब आप वाकई ट्रू सेंस में फ्री एंड फेयर आप प्रोसेस ठीक हो गया, कंसोलिडेट ही रिजल्ट ठीक कर ले, हम जीते। हमें तो किसी से बात करने की ठीक है, जरा साथ रहिएगा। हम तो बहुत आगे चले जाते हैं। राइट, शुएब शाहीन साहब जरा साथ रहिएगा। अफनान भाई, ये वाकई इतना को थोड़ा ऐसी सिचुएशन है तहरीक इंसाफ के लिए, और फिर PMLN की इस वक्त क्या तरजीहात हैं? प्राइम मिनिस्टर आपके ख्याल में PMLN से ही आना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो भी डिसाइड होगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। अभी इसके ऊपर जो है वो काम चल रहा है। अगले कुछ दिनों में जो है ये मामला वाज़ेह हो जाएगा कि हमने किधर हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। जहाँ तक जो है वो इलेक्शन की जो मामला है वो, अब देखें कमाल है कि वो पार्टी जो इलेक्शन रिग करके पार्टी वज़ीर आज़म उनका बना था, वो आज बाकियों को फॉर्म 45 की कहानी सुना रही है, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में लोगों के हक मार के, लोगों के वोट ज़ाया करके जो है वो हुकूमत ली थी। तो ये जो है ये और फिर उसके बाद 150 सीटें जो ये कह रहे हैं मेरे भाई, अब यहाँ तो इनको पता नहीं है प्रोसेस का। अभी इस वक्त PTI की सीट जो है वो 90 के करीब है, जो कि मुझे मालूम है कि ये और कम होके 85 के करीब आ जाएंगी। अच्छा, तो ये अगर फर्ज करें पार्टी में शामिल भी हो जाते हैं रिजर्व सीटों के लिए किसी भी, तो आपको अपने वोट के तनासब से 15 से 20 सीटें और मिल जाएंगी, बहुत हुई तो 25 मिल जाएंगी। तो उसके ऊपर जो है ये 110 सीटों के ऊपर अगर ये हुकूमत बना सकते हैं 169 की जहाँ रिक्वायरमेंट है तो ठीक है। मतलब कि ये ख्वाबों ख्यालों में तो हो सकता है, मगर हकीकत की दुनिया में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपके ख्याल में ये जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है तहरीक इंसाफ इस असेंबली की? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम है। देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर ये समझते हैं कि बैरिस्टर अकील जो ये टेक्सला से जीता है वो इनका बंदा है, अगर ये समझते हैं कि रजा हयात हराज इनका बंदा है जिसने हराया इनके इंडिपेंडेंट को, या ये जो बाकी 10-12 लोगों की लिस्ट है, मोहम्मद इदरीस है और बहुत सारे नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन देखें उसमें से इनके कुछ निकाल भी दें। अफनान भाई कुछ निकाल भी दें। आप
का नंबर मान लेते 85 भी अगर इनके हों तो वो इनके तो ये तो लार्जेस्ट पार्टी तो फिर तहरीक इंसाफ है या नहीं? लार्जेस्ट पार्टी कैसे है 85 के ऊपर? अभी जब इनके जब ये लूज करेंगे, जो ये इन्होंने अपने खाते में डाले हुए इंडिपेंडेंट, वो दूसरी तरफ जाएंगे, अच्छा, तो उसके बाद एक नंबर आएगा ना वाज़े तौर पे सामने। उसके बाद जब रिजर्व सीटें एलोकेट होंगी, उसके बाद एक वाज़े नंबर आएगा। आप खुद ही कहना शुरू कर दें अपने आप को कि मैं लार्जेस्ट पार्टी हूँ, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है मेरे पास। और बात ये है कि पंजाब में 2018 में हम लार्जेस्ट पार्टी थे, हमारी इनसे ज्यादा सीटें थी, हालांकि इन्होंने धांधली की, इन्होंने जो कुछ किया इन्हें मालूम है अच्छी तरह, उसके बावजूद हम पंजाब में जीत गए थे। मगर इन्होंने हमारे साथ क्या किया था उस वक्त? अच्छा, तो ये लेकिन अब मिलाना तो आपको भी पड़ना है ना किसी को, अकेले तो आप भी हुकूमत नहीं बना सकते। हम तो हमसे तो लोग मिलने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, क्योंकि हम गाली गलोच, बहुतान और झूठ की सियासत नहीं करते। हम हर किसी को चोर डाकू एवं बोलना शुरू कर दें। अपने 190 मिलियन पाउंड नहीं याद, अपने दोस्त को 190 मिलियन पाउंड दे दिए, और दूसरों का 5 लाख पाउंड का जो फ्लैट है वो जो है वो तकलीफ दे रहा है। अच्छा, ठीक। मैं आमिर इलियास राना साहब, तो ये अब किसी को किसके साथ बैठना ही पड़ना है, तभी ये जो है वो मामलात आगे चलने हैं। तो आपके ख्याल में ये मेल मुलाकातों में क्या बातें हो रही हैं? क्या किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ चलने पर तैयार होंगी या हो रही हैं? कुछ बताइए, अंदर की खबर कोई, क्या हो रहा है इस वक्त इन मुलाकातों में, क्या बातचीत हो रही है? देखिए, जो मेरे पास पिछली रात की, परसों रात वाली कह लें आप, और बिलावल अब मौजूद हैं आसिफ अली जरदारी के साथ, जहां शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए हैं। पिछली मुलाकात में जो मेरे पास इत्तला है कि सदर पीपल्स पार्टी PMLN और बलूचिस्तान की वजारत आला उन्होंने मांगी है कि वो हम लेंगे, पंजाब आपका है आप लें, सिंध हमारा है हम लेंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर है कि जी मरकज़ में किस तरह होगा, तो उसके लिए ये है कि ये जो आज़ाद होने की शमूलियत का काम है ना, जैसे वसीम कादिर अभी आए हैं जिन्होंने उसको शेख रोयल असगर को हराया, वो PMLN में आगे तक, इन समेत 6 से 7 लोग इस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे इनके लाहौर के। देखे ना, मतलब 6 से 7 लोग तो ऐलान कर चुके हैं। लेकिन जो अफनान साहब कह रहे थे, बात वही है कि जब फॉर्म 49 के बाद गजट नोटिफिकेशन होगा, उसके 72 घंटे के अंदर इन सब ने अपनी अपनी जमाती वाबस्तगी शो करनी है। शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं हम लीगल चीज़ें देख रहे हैं, जो हमने पढ़ा है, ज़्यादा आप तो लीगल एक्सपर्ट खुद भी हैं, स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हैं, हम तो पढ़ के समझते हैं, पूछते हैं। उसमें उस पार्टी को जिसके पास सिंबल हो, जो रजिस्टर्ड हो, मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। तो सिंबल PTI के पास नहीं था। अब अगर आ भी जाए तो इलेक्शन के कानून में वो पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती जिसको मखसूस नशिस्तें मिलनी है। तो क्या ये अपनी MWM के साथ जाएंगे, जो इनकी पुरानी इत्तेहादी है, शुरू से चलती आ रही है। अच्छा, आमिर साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ बता दूं, फैसल सब्जवारी भी अब ज़रा हमारे साथ हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से। फैसल साहब, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन आमिर साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। हाँ जी, अब मैं वो कह रहा हूँ कि अब ये किसी पार्टी में तो इनको जाना होगा ना मखसूस नशिस्तों के लिए। KP में तो इनको मखसूस नशिस्तों की ज़रूरत ना भी हो तो हुकूमत है, लेकिन जाहिर है वो फिर अदरवाइज वो जो छोटी सी अपोजिशन बची है फिर उनको एलोकेट हो जाएंगी। अच्छा। कानून ये कहता है, तो इन्हें लेनी है, फिर मरकज़ में भी इन्हें लेना है। ये मतलब एक कानूनी जंग है जो सुप्रीम कोर्ट में ये 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना ज़रूरी है कवानीन के तहत। उससे पहले ये सारे मराहिल होने हैं, चाहे वो लिटिगेशन है, कानून क्या है। आपको याद है साकिब निसार साहब ने इमरान खान साहब की लाहौर की गिनती रोक दी थी, साद रफीक वाली, कि बस अब इलेक्शन हो गया है। अब ये पटिशन इनकी उसकी निस्बत ज़्यादा एंटरटेन हो रही हैं, जो पिछले दफ़ा तो बाद में हुई थी और फिर रोक दिया गया था काम। मिल रहा है, लोगों ने इनको वोट दिया, नो डाउट, लेकिन यही वोट इन्होंने भी खरीदा था 2018 में। जो आज़ाद अरकान आए थे उन सब को ये भी ले गए थे अपनी पार्टी में। अभी तक तो ये पहला एक है ना MNA जो PTI की बैक से जीता और वो नून में चला गया। बाकी तो वो है ना जो खुद जेन्युइन आज़ाद जीते। पंजाब में उन्हें ज़रूरत नहीं है PMLN को किसी को मिलाने की, यानी, और इन्होंने चलना ही चलना है पीपल्स पार्टी और नून ने। ये मैं आपको बता दूं, MQM के फैसल साहब आगे हैं, ये सब इत्तेहादी थे। MQM के इतराज़ात होंगे, जो इत्तेहाद में भी आना है, तो सिंध के अंदर जरदारी साहब ने इनको रास्ता नहीं दिया, तो ये चाहेंगे कि अब भी इनको चाहिए होगा पॉलिटिकली कि अगर हम मरकज़ में आपके साथ बैठे हैं, पीपल्स पार्टी भी MQM की तो रास्ता इनको वहां चाहिए। एक पहले भी मुलाकात हुई थी, और मैं फैसल भाई इस पे ज़रा बताइए कि क्या इलेक्शन से पहले आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है PMLN के साथ, कि इलेक्शन के बाद जो है वो
क्या करना है, जो सीट एडजस्टमेंट हुई है असूली तौर पर जिसको आप इत्तेफाक कह लें, और एमक्यूएम इस वक्त क्या सोच रही है, यहाँ से आगे का रास्ता एमक्यूएम के सामने क्या है? भी इंतजार कर रही है कि पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं। जी बिल्कुल, इलेक्शन से पहले भी हमारी आप मुबारकबाद भी ले लीजिए इलेक्शन की। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं वो देना भूल गया था, लेकिन चले ये उसी को सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं। मैं जिना ग्राउंड में हूँ इस वक्त, अजीजाबाद में, और यहाँ पर हजारों लोग इस वक्त तक आ चुके हैं। कुछ देर में हमारा ये जलसा भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि इलेक्शन से पहले पीएमएलएन की लीडरशिप के साथ हमारी बिल्कुल, और हमने एजेंडा सेटिंग की उनके साथ कि देखिए आप अपने, हम आपसे ये कहेंगे कि आप इम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट जो कि जिसका प्रॉमिस किया गया है लेकिन उसके लिए कोई रास्ता नहीं रखा गया, और सूबाई हुकूमतें किसी भी सूबे में एक बाइख्तियार और बावसाइल लोकल गवर्नमेंट नहीं देती, उसके लिए आईनी तरामीम में जाएगा। तो हमें ये बात कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि बहरहाल पीएमएलएन ने अपना जो इंतखाबी मंशूर पेश किया उनमें हमारे इन नुकात को उन्होंने बिल्कुल एडजस्ट किया। अब आज जो मुलाकात हुई है यकीनन इलेक्शन के बाद हुई है, तो इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर ही गुफ्तगू हुई है। तो देखना ये, हम ये समझते हैं कि थोड़ा सा ये आज़ाद अरकान और मखसूस नशिस्तें जो हैं, ये मरहला भी तय होना जरूरी है। गैजेट नोटिफिकेशन हो जाए उम्मीदवारान के, पार्टी पोजीशन उसके हिसाब से क्लियर होगी और उसके हिसाब से मखसूस नशिस्तों का तखमीना लगाया जाएगा। मेरे ख्याल में फिर सिचुएशन क्लियर होती है कि आया ये लोकल गवर्नमेंट वाला काम आपको मुश्किल नहीं लगता? देखिए इसमें एक जो सिचुएशन आप मंजरनामे में, आप ज़ाहिर बात है इन मामलात की आपको ज़्यादा समझ है, 3 बड़ी मजबूत सूबाई हुकूमतें आ रही हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत मजबूत होगी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून के पास जो नंबर है हुकूमत मजबूत होगी, केपी में 2/3 अक्सरियत है। ये तैयार होंगी लोकल बॉडीज आपको देने को? नहीं, देखिए ये सूबाई, इसीलिए हम ये कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 7 ये कहता है, रियासत की तारीफ ये करता है कि रियासत से मुराद है वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, मकामी हुकूमत और वो इदारे जो टैक्स लगा सकते हैं। तो सूबाई हुकूमत का ज़ेरे दस्त होना नहीं चाहिए मकामी हुकूमत। अच्छा, उसके भी इख्तियारात आइन में वाज़ेह होने चाहिए, हम ये कह रहे हैं। ताहम ये हमें इल्म है कि इसमें आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, जो हमने आईनी तरमीम का पैकेज हमने अनाउंस किया था। अनफॉर्चुनेटली अभी हाल पार्लियामेंट आई है, तो अब देखते हैं कि उसमें कोalition जो फ्यूचर का बनता है और अगर हम उसमें शामिल होते हैं उसके बाद भी 2/3 अक्सरियत होगी या नहीं होगी, ये कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो अभी जवाब। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसल सब्जवारी हमारे साथ मौजूद थे। ज़रा कुछ विजुअल्स भी आपको दिखा दें जो आम मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ। इंतखाबात के अंदर तो बड़े बयानात जो है वो हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इनको देते हुए देखा, लेकिन यहाँ पर बगलगीर हो रहे हैं। बाकायदा शहबाज शरीफ को रिसीव किया, बिलावल भुट्टो ने रिसीव किया और उन्होंने मुलाकात की है और ये मुसाफा कर रहे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से। मोहम्मद इलियास हमारे ब्यूरो चीफ ज़रा हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं। इलियास, अच्छे माहौल में हुई वो मुलाकात? आप देखें कि उनको बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इनकी सबसे ज्यादा मुखालफत कर रहे थे इलेक्शन कैंपेन में, लेकिन अभी देख लें उन्होंने वेलकम किया जिस तरह और जिस जोश जज्बे से किया, वो आपको देख के पता चल गया होगा कि वो एक रस्मी तौर पर कर रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं और जरदारी साहब से मिले। और जो बातचीत उनसे अभी तक हुई है, उन्होंने हुकूमत साजी के लिए जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि उनसे बातचीत की जाए, तो जाके बातचीत की है। तो उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जो भी आप बातचीत कर रहे हैं और जो भी आपकी पेशकश है वो हम कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इसके बारे में तबादला ख्याल करेंगे, क्योंकि मुकम्मल तौर पर उन्होंने वो इस तरह जोश और जज्बे से नहीं कहा कि हम आपकी बात मान लेते हैं, ये कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को देखते हैं और इस पर गौर करेंगे। कल इजलास है इस्लामाबाद में, इस चीज पर बातचीत की जाएगी। और इससे पहले भी जो अभी बिलावल भुट्टो जब इस्लामाबाद जा रहे थे तो आसिफ अली जरदारी साहब से एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई, 1-on-1 मुलाकात हुई, पौना घंटा मुलाकात हुई, इसमें बातचीत की और उन्होंने तय किया कि आज मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि कल भी ये कोशिश करते रहे मुलाकात की जाए लेकिन उसमें मुलाकात नहीं हो सकी। जाहिर है उनकी जानब से अपना नुमाइंदा पेश किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्योंकि बिलावल भुट्टो इस टाइम कैंडिडेट हैं अपनी पार्टी की तरफ से कि उनको किया जाए। और दूसरी जानब से वो है मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में अभी तक बातचीत की जा रही है। अब देखते हैं इसको किस तरह तय करते हैं, इस फार्मूले में सेनेट को भी लेके आते हैं या, क्योंकि ये भी मालूम हुआ है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान भी आप बैकडोर राब्ते हुए हैं निचली सतह पर,
तो अभी ऊपर जो राब्ता करने के लिए क़यादत का कल इस्लामाबाद में मुतवक्को है कि इनकी मुलाकात हो जाए। तो इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसलिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि उनसे पहले मुलाकात कर ली जाए और आज ही कोई डिसाइड कर लिया जाए। बहरहाल मुलाकात अभी जारी है। ठीक है, राइट, मालूम हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद थे। शुएब शाहीन साहब, एक्सपेक्टेड है ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? अच्छा, चले मैं शुएब शाहीन साहब को ज़रा लेते हैं दोबारा। लेकिन सेनेटर अफनान साहब, ये तहरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी आपको लगता है ये साथ बैठ सकते हैं? जो इलियास भी बात कर रहे थे, बैकडोर राब्ते कुछ हुए हैं इतलात। देखिए, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी वाले तो ज़ाहिर है पुराने सियासतदान हैं और बहुत सारी हुकूमतें उन्होंने देखी हैं, तो वो तो ज़ाहिर है ये कहा जा सकता है कि शायद वो बैठ जाएं। लेकिन जो बिहेवियर है पीटीआई का कि चोर डाकू और जो है वो इस तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं और दूसरों को, अभी भी इनके लोग आप देखें किस तरह बात करते हैं, बाकी जो लोग हैं इनके, जो बाकी MNA इलेक्ट हुए, तो मैं समझता हूँ कि ये जो बदतहजीबी बद इखलाकी है, इसकी वजह से पीटीआई आज जो है वो रिजेक्ट हो गई है पूरे पाकिस्तान में, सिवाय पख्तूनख्वा के जहाँ पे उनको अच्छी मेजॉरिटी मिली है। लेकिन बाकी जगहों के ऊपर तो पहले इनकी वफाक में भी हुकूमत थी, पंजाब में भी थी, पख्तूनख्वा में भी थी और बलूचिस्तान में कोएलिशन थी। लेकिन अफनान साहब, एक सवाल जो पूछा जा रहा है, देखिए आप लोगों ने पहले इनके मेंबरान को लिया, हालांकि पार्टियां बदलने वालों को आपके लीडर खुद कहते हैं पार्टियां नहीं बदलनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग मुझे मालूम है खड़े रहे पार्टी के साथ, उनके पास ऊपर मुश्किल टाइम भी आया। अब जो इनके लोग हैं, क्या आपको लेना चाहिए इनको या इनको तोड़ना चाहिए इनके मेंबरान को, जो आपको पता है तहरीक इंसाफ से, उनकी हमायत से जो है वो ये मुंतखब हुए हैं? देखिए, जो पीटीआई में ज़्यादातर जो इनके लोग जीते हैं उनमें एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP और बाकी जमातों से तोड़ के ही इनकी पार्टी में जमा किए गए थे। अब अगर उनमें से कोई लोग वापस आना चाहते हैं अपनी पार्टियों में, तो उसमें कोई मैं नहीं समझता कोई बुराई है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ये कोई ये मॉरल पार्टी नहीं है, ये कोई अखलाकियात वाली पार्टी है नहीं। अच्छा। इनका बस चले तो ये हमें ख़त्म कर दें आज। तो ऐसे लोग जो ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी हैं, ना जमहूरियत में यकीन रखते हैं, एक फाशिस्ट किस्म की सोच है, उसको लेके चल रहे हैं, तो उनको तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मैं आमिर इलियास राणा साहब से ये ज़रा पूछता हूँ, सवाल रखूँगा उनके सामने, एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। वेलकम बैक। जो इस वक्त बात हो रही है ट्रांसमिशन में वो ये कि आगे किस तरह से बढ़ा जाए। ये जो मुलाकातें हो रही है, अब से कुछ देर पहले हमने वो मनाजिर भी देखे जब साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुँचे बिलावल हाउस और बिलावल भुट्टो ने ख़ुद उनका इस्तकबाल किया, उनको रिसीव किया। उसके बाद साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से उनकी मुलाकात भी हुई। आमिर इलियास राणा साहब मेरे साथ हैं। आमिर साहब, ये जो तहरीक इंसाफ वाला मामला है, क्या तहरीक इंसाफ असम्बलियों में जाकर बैठेगी, ऑपोजिशन करेगी, ये फैसला हो चुका है, या फिर तहरीक इंसाफ के पास आप अभी भी देखते हैं कुछ ऑप्शंस ओपन हैं जहां पर वो किसी के साथ बैठ सकते हैं या किसी के साथ मिलकर चल सकते हैं? देखें, जो अभी शुएब शाहीन साहब बात कर रहे थे, जो बैरिस्टर गौहर साहब का मैसेज है, जो खान साहब का मैसेज है कि पंजाब में फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल में आप हुकूमतें बनाएं, KP में हुकूमत बनाएं, और शुएब शाहीन साहब ने वो सारी, उनका ये हक है कि वो दावा करें, और उसका जवाब अफनानुल्लाह साहब ने दे दिया कि बातें जो भी कर लें, ग्राउंड रियलिटी पे कितने MNA हैं, तो गज़ट नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद आज़ाद उम्मीदवारान किस किस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं, तो एकदम एक पिक्चर सामने आ जाएगी। उसके बाद इमरान खान का फैसला आ सकता है नया, जो आप इशारा कर रहे हैं कि जी वो बाइकआउट कर दें। बाइकआउट उन्होंने पंजाब असम्बली मतलब तोड़ दी, KP असम्बली तोड़ दी, पीपल्स मतलब मरकज़ी हुकूमत से जैसे ही वो निकले उन्होंने रिज़ाइन करने का कहा, और वो अपनी पार्टी के सिर्फ 20 लोग जो थे जो रह गए पार्टी के असम्बली के अंदर, बाकी सब ने रिज़ाइन कर दिए थे। क्या इतनी बड़ी लड़ाई उन्होंने इसलिए लड़ी है कि वो फिर पाकिस्तान की स्टेट को प्रेशर में लाएं,
तो स्टेट को प्रेशर में लाने का मेरे हिसाब में तो अब उनका तरीका यही होना चाहिए कि असम्बली में आएँ, जो इनको लोग पहले कह रहे थे धाक बिठाएं अपनी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग जितनी बड़ी मर्जी कोलिशन बना लें, MQM साथ हो, सब हों, ये मसाइल का हल नहीं दे सकते इस वक्त जो हमें हैं। लेकिन अगर ये हलफ ना उठाएं, आमिर साहब, एक टेक्निकल सवाल, अगर ये हलफ ना उठाएं तो क्या होगा अगर जाएं ही ना जो लोग जीते हुए? एक क्यास की तो सिचुएशन बनती है ना, अगर वो KP में नहीं उठाते वहां तो असम्बली टूट जाएगी। अच्छा, वो गवर्नर तोड़ देगा कि जी देखे ना, अब अगर कोई हुकूमत ही नहीं बना सकता, और यहाँ पे हुकूमत बनाने के लिए जो 101 आपने खुद बताया 169, तो ये जो 3 पार्टियां आज इकट्ठी हैं, मतलब मेरे हिसाब में पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM, तो 169 से तो ये बहुत आगे चले गए हैं आज भी। तो इनको तो किसी और की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इनके स्टेक्स हैं मौजूद पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट है, इन सब का है कि वहाँ पे हम मिल के हुकूमत बना लें, और वज़ीर आला के ऊपर ही बात हो रही है ना। अच्छा, तो ये तो चलना चाहेंगे, लेकिन उससे स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जो दुनिया के साथ आपने मुज़ाकरात करने हैं वो भी नहीं हो सकेंगे। तो दोनों तरफ से मतलब मोहताज, जैसे बिलावल भुट्टो ने बहुत तेज़ी की थी, और अभी आपने मनाजिर दिखाए मुआन का हो रहा था, शहबाज शरीफ और बिलावल का और आसिफ जरदारी का। मतलब हमारे यहाँ रिवायात तो यही होती है ना कि आप जो मर्जी तल्ख बात करें, जब आप किसी के घर जाएं, एक दरमियानी मुलाकात हुई बीच में जहाँ मोहसिन नकवी के घर, दोनों का घर नहीं था और दोनों का था, और अब बिलावल भुट्टो के पास और आसिफ अली जरदारी के पास शहबाज शरीफ अपनी टीम समेत गए हैं। अच्छा, तो बातचीत अब आगे बढ़ रही है ना चीज़ों को, मैं ये समझता हूँ कि कोई इतनी रुकावट नहीं आ रही। तो आपके ख्याल में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा? कितना, क्या ये दिनों की बात है या क्या है? ये हल कब तक कोई निकलेगा? देखें अब जो चीज़ें लिटिगेशन में हैं उनके फैसले होने हैं, लेकिन टाइम फ्रेम है कि 29 फरवरी को इजलास कौमी असम्बली का बुला लिया जाएगा। ठीक है, वो होगा, राइट, जो टाइम के हिसाब से है, रिजल्ट के हिसाब से। तो उससे पहले सारी चीज़ें तय होनी है। उसमें PTI के भी फैसले हो जाएंगे कि वो कहाँ खड़े होंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि उन्हें मखसूस नशिस्तों के लिए अब PTI का नाम तो नहीं, मुझे कानून की नज़र में तो नजर नहीं आ रहा। मैं जरा ये, मगर उससे पहले एक मामला जो है वो ये इलेक्शन पिटिशंस वाला मामला है। अफनान साहब, क्या ये बहुत अनयूजुअल है, ये जो इलेक्शन पिटिशंस आ रही हैं, नताइज चैलेंज हो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इनसे कोई फ़र्क जो है वो पड़ने वाला है टोटल नंबर ऑफ सीट्स पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो पिटिशंस हैं ये एक अच्छा इकदाम है, और अगर किसी के पास सबूत मौजूद है धांधली का तो वो ज़रूर लेके जाए और वो रिज़ल्ट को तब्दील करवाए, वो कोर्ट्स वगैरह में जाके जो भी मामला है। ये अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त इस हमारे मुल्क में साकिब निसार जो है वो चीफ जस्टिस नहीं है, वरना तो हमें तो ये वाली फैसिलिटी भी नहीं मिली थी। मैंने खुद इलेक्शन लड़ा था और मैंने खुद कंप्लेन की थी धांधली की, और मुझे आज तक उसका जवाब तक नहीं मिला, क्योंकि साकिब निसार साहब ने फरमा दिया था कि कोई रिकाउंटिंग नहीं होगी। तो ये जो है ज़ाहिर है ये हमारी कुर्बानी की वजह से ये तब्दीलियाँ आई हैं, वरना PTI की अगर बात चले तो फिर दोबारा साकिब निसार को ही लगा दे चीफ जस्टिस। तो अच्छा ये इकदाम होगा, और ये मैं समझता हूँ कि हो सकता है इससे ऐसे मज़ीद फर्दर ऐसे काम हो जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी और मज़ीद आए इलेक्शन के अंदर, क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंसी की इलेक्शनों में ज़रूरत है। बिलखुसूस ये जो डिले होते हैं और ये जो पूरे दिन इंटरनेट बंद कर देने वाले कारनामे हैं, ये इसकी वजह से मुल्क के जो इलेक्शन है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो। अच्छा, तो आप भी इस पर एतराज़ करें, ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इंटरनेट तरीका ही नहीं है। इस तरह तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप सारे पूरे मुल्क की इंटरनेट 2 दिन के लिए बंद कर दें। मतलब इससे ज़्यादा बड़ी मतलब कि बेवकूफ़ी क्या ही हो सकती है। हज़ारों लोगों की नौकरियां गई होंगी इसकी वजह से, बहुत सारी कंपनियां बंद हुई। जब आप इंटरनेट बंद करते हैं ये होता है। अच्छा, तो लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए अफनान साहब, ये जो इन जमातों की विश लिस्ट है, पहले तो चलें एक आपके पास था इमरान खान की अपोजिशन थी, इन तमाम जमातों में वो कदर मुश्तरक थी, मुल्क को आपने संभालना था, आपका कहना है डिफ़ॉल्ट से बचाना था। लेकिन अब ये जो विश लिस्ट होगी MKM की, मुस्लिम लीग काफ की, उसके बाद जो है वो JUI की, पीपल्स पार्टी भी, IPP भी, ये क्या आप समझते हैं आपकी जमात या जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो इसको पूरी करने की उसमें सख्त होगी जो हमारे हालात हैं? देखें, जो पिछली वाली कोalition गवर्नमेंट थी वो मुख्तलिफ होगी जो अब अगर कोalition गवर्नमेंट बनी। क्यों? उसकी वजह ये है कि पहले तो आप एक वोट भी आपका अगर जाता तो आपकी हुकूमत
जो है वो चली जाती। हाँ। तो जो 1 वोट वाला था या 2 वोट वाले थे वो भी आपको जो है वो बहुत बुरी तरह ब्लैकमेल कर रहे थे। मगर अब तो अगर हम मिसाल के तौर पे अगर हम पीपल पार्टी के साथ बनाते हैं गवर्नमेंट, तो फिर तो खाली पीपल पार्टी को भी साथ मिला लेंगे। वैसे तो एमके हमारे साथ बिल्कुल है, उनको भी मिलाएंगे तो फिर तो हमारे पास आराम से सिंपल मेजोरिटी से ज़्यादा है वोट। तो वो जो 1 और 2 वोट की जो ब्लैकमेलिंग थी वो नहीं हो सकती, एक बात। अच्छा। दूसरी बात ये है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, जो मुझे लग रहा है कि इसका इम्कान कम मौजूद है, कि अगर हम जो है वो इतने सीट हमारे पास हो जाएं कि हम बाकी एमक्यूएम और कुछ और इत्यादियों को मिला के हुकूमत बना ले, उसमें फिर शायद हमें 1-1 वोट की जरूरत पड़े। लेकिन इस बात का इम्कान कम होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा आमिर साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन से क्या खबर है, ये फॉर्म 45-47 का जो मसला है, इसको वो किस तरह से देख रहे हैं? फिर एहतजाज और ये जो पिटिशंस वाला इशू है, एहतजाज भी हो रहे हैं, पिटिशंस भी जो है वो उन्होंने डाल दी हैं, क्या बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो कोई रुक सकते हैं या रोके जा सकते हैं, हतमी नतायज जिनको वो कहते हैं गजट नोटिफिकेशन, या फिर रूटीन मैटर ही है ये सब कुछ? देखें, ये मिक्स चल रहा है ना, लेकिन ये कानूनी प्रोविज़न है जो अवेलेबल हुई है। जैसे सलमान अकरम राजा ने हतमी रुकवा लिया, अभी मानसेरा से NA-15 से रिज़ल्ट रुका हुआ है। आज एक फ़ैसला आ गया कमीशन की तरफ से कि जो PP1 है वहाँ पे कुछ 22 या 24 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग होगी। खुशाब में होने जा रही है NA-88 पे। तो ये रेमेडी है लीगल जो मौजूद है और ये मिलनी चाहिए। जो अफनान साहब कह रहे हैं ना, वो साकिब, और मैंने खुद भी कहा था कि साकिब निसार साहब ने रोक दी थी, तो ये आज अवेलेबल है। और अभी तो बहुत निचली सतह पे, यानी इलेक्शन कमीशन भी दे रहा है, हाई कोर्ट भी दे रहा है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया। आमिर साहब जरा बात पूरी कीजिएगा। अली मोहम्मद खान साहब भी साथ आ गए, जरा उनको मैं अभी उनके पास जाता हूं, लेकिन आप बात पूरी कीजिए। नहीं, आप उनको लें। अच्छा। उनका नाम वजीर आजम के तौर पे खान साहब जी जरूर पूछें। मैं यही तो उनसे पूछने वाला था, और बड़े अच्छे कैंडिडेट होंगे वजीर आजम के अगर आते हैं। हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तानियत की बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, एक तो पहले तो आप मुबारकबाद वसूल कीजिए, जो आपने इलेक्शन जीता है और बड़ी कन्विंसिंग लीड के साथ जो है वो मर्दान से आपने ये इलेक्शन जीता है। और दूसरा, तहरीक इंसाफ अब आगे क्या चाहती है, किस तरह से आगे जो है वो चलना चाहती है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रहमान भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं नहीं जीता, मेरे लोग, मेरे मर्दान के जो लोगों ने सपोर्ट किया है अल्लाह की तरफ से, वो जीते हैं। मैं तो सिर्फ फेस था, जज्बा उनका था। यकीन जानिए, मैं हैरान हूँ कि इतने मुश्किल हालात में जब झंडा आप लगाने पे भी इश्यूज बन सकते थे, और इलेक्शन की रात तक, बल्कि इलेक्शन वाले दिन हमारे कारकुनान को मसले थे पुलिस वगैरह से, लेकिन जितनी खामोशी से लोग निकले हैं, और मैं तो सलाम पेश करता हूँ लोगों के जज्बों को। और मैं नहीं समझता कि मैं कभी इसका उनको उस तरीके से इसका ज़ला कर सकूंगा, या उस मोहब्बत का जवाब उतनी खिदमत से दे सकूंगा जिस तरीके से इन्होंने मुझे और मेरे बाकी दोस्तों को, जमात के लोगों की स्वीट किया है, मर्दान से स्वाबी से स्वाब हर जगह। लेकिन जो विनिंग मार्जिन है वो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा था। इतनी मोहब्बत थी, लेकिन इतनी होगी मुझे इसका अंदाजा नहीं था। दूसरा, आपने कहा कि जमात का आगे, और आपने मेरे हवाले से एक बात भी की। मैं समझता हूँ कि जो भी खान साहब का फैसला होगा, फाउंडिंग चेयरमैन है हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार तो इमरान खान साहब ही हैं और रहेंगे। बाकी खान साहब जो फैसला करेंगे हमारी जमात उसको मानेगी। अब उनका क्या फैसला है उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैं आज इस्लामाबाद पहुंचा हूँ, अभी मैं पहुंचा हूँ, तो माजूद खा भी हूँ कि रास्ते में आप रब्ता कर रहे थे, मैं बात नहीं कर सकता। अच्छा, तो आपको अभी कन्वे नहीं किया या आपको नहीं अभी बताया गया? नहीं, मेरे साथ अभी इस सिलसिले में कोई रब्ता नहीं है। कोर कमेटी कल मीटिंग हमारी हुई थी, कोर कमेटी में मैंने शिरकत की थी, तो उसमें आगे के अमल पे कोई डिस्कशन हुई थी। आपने पूछा आगे क्या प्रोग्राम है, तो बात तो ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ ही जो हमारे हमायत याफ्ता उम्मीदवार है सबसे बड़ी ताकत बन के उभरी है, और ये साबित हुआ है कि निशान छीन लिया गया, लीडर पाबंद सलासल हो गया और बड़ी मुश्किलात का हमें सामना रहा, लेकिन कौम इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी रही है। तो उसूली तौर पे, और जिस तरह अभी कुछ फैसले और भी हमारे हक में आए हैं, तो मैं तो पूरी उम्मीद हूँ कि हमारा तहरीक इंसाफ का राइट बनता है सबसे बड़ी जमात का। बाकी एक चीज मेरे लिए अजीब थी,
मैं तो हल्के में था और बेशुमार लोग आ रहे थे, तो ज्यादा मैं मीडिया पे आ भी नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि मियां साहब ने बहुत ही कम मार्जिन पे 50-60 शायद। अच्छा, लेकिन अभी देखें, आप में आपको किसी एक के साथ जो चलना पड़ना है, नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ, तो क्या आप किसी के साथ चल सकते हैं, मतलब पार्लिमानी तौर पर आगे बढ़ सकते हैं? तमाम सब देखिए, फैसला तो फिर बहरहाल शुरा ही करेगी। हमारी जो कोर कमेटी है विद जो एडवाइस है अच्छा की, लेकिन आप मेरे से मेरी जाती राय पूछते हैं, बाकी तो जो पार्टी फैसला करेगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ। जाहिर है मैं पार्टी का जिम्मेदार आदमी हूँ, लेकिन मेरी राय में ये दो जमातें ऐसी हैं जो मैं बसद एहतराम की, कोई इसको बुरा ना माने, हमारे गरीब भाई उन जमातों से बैठे हैं, लेकिन हमारे ख्याल में उनकी मिस गवर्नेंस या पॉलिसीज, गलत पॉलिसी की वजह से या गवर्नेंस